वेलकम टू लेट नाइट फिजिक्स चैनल। जब पूरी दुनिया सो रही होती है ना, तब हम अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। आज के इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, सिंपली आपको बोलूंगा टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखोगे टेक्स्ट बुक का ये वाला पेज है, यहाँ पर जो पैराग्राफ लिखा हुआ है उस पैराग्राफ को पहले हमको समझना पड़ेगा, तभी हमको ये समझेगा कि डेरिवेशन में क्या बोला है। उसने आपको सिंपली ये बोला है कि सबसे पहले आपके पास एक बार मैग्नेट होना चाहिए, ये वाला। आपके पास दूसरा बार मैग्नेट होना चाहिए, ये वाला। उसमें से एक बार मैग्नेट को आपको सिंपली यहां पर रस्सी से टांग देना है। ठीक है। अब रस्सी से उसको टांगने के बाद मैं उसको बोल सकता हूं फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट। फ्रीली टांग दिया हूं, फ्रीली सस्पेंडेड कर दिया हूं। आई बात समझ हुआ है। दूसरा बार मैग्नेट में क्या इस्तेमाल कर रहा हूं, दूसरे बार मैग्नेट को मैं धीरे 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 इसके पास अगर लेके जाऊंगा तब क्या होगा, ये वाला बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, ये इस वाले बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपल करेगा, एक दूसरे से दूर फेंकेगा। तो ये इस डायरेक्शन में इस पे क्या लगाएगा, फोर्स। बराबर। लेकिन मेरा ये कहना है कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, ये जो बार मैग्नेट यहां पर है, समझ लो ये बॉटल है, यहां पर ये जो रस्सी है जिसको हम फिजिक्स में बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग, वो रस्सी, ये हो गया बार मैग्नेट। अब जब मैं ये वाले बार मैग्नेट को इसके पास लेके आ रहा हूं, जिस वजह से क्या होगा, एक्चुअल में जो फोर्स मैंने यहां लगाया ताकि ये इस डायरेक्शन में यहां भागे, ये नहीं भाग पा रहा है। क्यों? ये भागना चाहता है, इस तरीके से भागना चाहता है, लेकिन यहां पर रस्सी से बांधे होने के कारण ये इस जगह पे क्या हो जाएगा, इस तरह यहां भागते हुए गोल घूम जाएगा। इसका मतलब मैंने जो फोर्स लगाया, मैंने फोर्स लगाया स्ट्रेट डायरेक्शन में, लेकिन ये बॉटल अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए, क्योंकि ये इस डायरेक्शन पे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये इस रस्सी से बांधा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को बैलेंस में रखने के लिए ये गोल घूम जा रहा है। मतलब ये अपने ऊपर एक रोटेशनल मोशन का फोर्स लगा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ये बार मैग्नेट कौन सा डायरेक्शन में गोल घूमने लगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये हो गई पहली बात। लेकिन अब तुमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब कोई चीज रोटेट होती है, जब कोई चीज रोटेट होती है तो रोटेट हुआ, वो रोटेट हुआ, वो फिर रोटेट हुआ, लेकिन एक टाइम के बाद वो रोटेट होना बंद हो जाता है और वो उस जगह पे थोड़े 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए रुक जाता है। ध्यान से देखना, एक सेकंड के लिए वो रुका था और उसके बाद ये वापस से एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, जरा वो समझना। तो जितना ये बार मैग्नेट गोल घूमेगा उतना ही ये रस्सी भी गोल घूमेगी, और ये रस्सी क्या करेगा, बाद में इस बार मैग्नेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में गोल घुमाने की कोशिश करेगा। यहां पर टॉर्क अप्लाई हुआ है ये डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसके वजह से इस रस्सी के अंदर भी एक टॉर्क जनरेट हो रहा है। लेकिन वो जो टॉर्क है वो रिस्टोरिंग टॉर्क है। मतलब ये रस्सी क्या कर रहा है, ये अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर कर रहा है ताकि ये इस बार मैग्नेट को वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आए। मींस बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि बार मैग्नेट ये डायरेक्शन में गोल घूमेगा, मींस इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा माइनस में लगेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन। माइनस का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो टॉर्क यहां पर जनरेट हुआ है इसको हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। और ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या हुआ है, यहां पर जनरेट हुआ है। ठीक है। बना है, किसके वजह से बना है, ये वाले टॉर्क की वजह से। और इस टॉर्क को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन टॉर्क। डिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि ये बार मैग्नेट को यहां पे लेके आया तो ये नॉर्थ पोल यहां से डिफ्लेक्ट हो गया, जिस वजह से ये गोल घुमा। तो यहां पर जो टॉर्क बना है वो डिफ्लेक्शन टॉर्क बना है, और ये रिस्टोरिंग टॉर्क बना है ये डिफ्लेक्शन टॉर्क के वजह से। अगर ये गोल नहीं घूमता तो ये रस्सी में रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेट नहीं होता, उसके अंदर वो पैदा ही नहीं होता। ठीक है। तो दोनों इक्वल अमाउंट में फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अब इतना समझने के बाद मैंने यहां पर एक चीज समझ लिया, मैग्नेट रोटेट टू certain angle then become
स्टेशनरी, ठीक है। अब इस लाइन का मतलब समझते हैं। मैग्नेट रोटेट थ्रू सर्टेन एंगल, मतलब फर्स्ट टाइम में जब मैं इसको यहां लेके गया तो ये मैग्नेट कुछ एंगल्स में रोटेट हुआ, बराबर, लेकिन कुछ समय के बाद ये गोल 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 घूमते घूमते एक टाइम पे रुक गया, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए रुक गया, तो एंड देन बिकम स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब स्टेबल हो गया, वो गोल घूमना बंद हो गया। तो यहां पर इसने वही बात को बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्या मैं बोल सकता हूं जितना टॉर्क यहां से अप्लाई हुआ था उतना ही टॉर्क इस रस्सी के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो गया था? तो मैं बोल सकता हूं ये जो दोनों टॉर्क हैं, ये दोनों टॉर्क बैलेंस में आ गए, क्योंकि तो मैं बोल सकता हूं यहां पर जो टोटल नेट टॉर्क लग रहा है, टोटल नेट टॉर्क, मैं बोल सकता हूं ये हो गया पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव टॉर्क, और एक हो गया नेगेटिव टॉर्क, बराबर। तो टोटल टॉर्क कितना मिलेगा? प्लस माइनस 0। तो नेट टॉर्क यहां पर मुझे टोटल कितना मिल रहा है? 0। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि एक टॉर्क यहां लगा, एक टॉर्क ये डायरेक्शन में लगा, तो सेम बैलेंस में क्रिएट हो रहा है। 0 का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर टॉर्क लगा ही नहीं है, टॉर्क लगा है, लेकिन दोनों फोर्स बैलेंस हो गए हैं, जिस वजह से एक टाइम पे ये बार मैग्नेट गोल घूमना बंद हो जा रहा था 1 या 2 सेकंड के लिए। तो उस समय तो तुमको ये मोशन में होता नजर नहीं आ रहा ना, उस समय तुमको दिख रहा है कि ये इस पर टॉर्क लगा है, कुछ सेकंड के लिए रुक गया था ये, तो उस समय ना ये इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, बीच में कहीं रुका हुआ है, तो उस समय इस पे कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा था, इसलिए 0 लिखा है। आई बात समझ? ओके। अब पॉइंट ये है कि इसमें जो डेरिवेशन वाला पार्ट बोला गया है, जरा उसको समझते हैं, और उसको समझने से पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि पॉजिटिव टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, डिफ्लेक्शन वाला, और रिस्टोरिंग टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, जरा वो समझते हैं। मुझे पता है भाई कि ये वाला, अगर आपको याद होगा, नॉर्थ पोल से जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल पे जाता है, तो इसके अंदर अगर कोई भी बार मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाला, तो क्या हो रहा था इसके अंदर? हमने बोला ये जो सेंटर पॉइंट है ये M है, ये जो सेंटर पॉइंट ये क्या है? M है। B जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन में इस M नॉर्थ पोल के ऊपर भी फोर्स लग रहा है। तो मैं बोल रहा हूं यहां पर जो मेरा टोटल टॉर्क लग रहा है वो ये वाला लग रहा है, बराबर, एक पर्टिकुलर एंगल में, sin थीटा एंगल में। लेकिन मान लो कि इस बार मैग्नेट को अभी जबरदस्ती में पकड़ के ऐसा गोल घुमा दूं, ये घूमना ये डायरेक्शन में चाहता है, ये चाहता है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास जाना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती इसको पकड़ के अगर मैं उल्टा गोल घुमा दूं तो इसी ये डायरेक्शन में गई, जबरदस्ती में इसको गोल घुमाऊं, तो यहां पर जो टॉर्क लगेगा वो लगेगा माइनस वाला। सिमिलरली अगर मैं इसमें देखूं, ये डायरेक्शन में घूम रहा था तो पॉजिटिव था, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गोल घूमने लगा तो नेगेटिव लग गया। सेम बात है, डायग्राम अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, तो ये फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं ये वाले टॉर्क के लिए एम बी sin थीटा, बराबर, ये वाले टॉर्क के लिए मैं बोल सकता हूं माइनस एम बी sin थीटा। क्लियर है? अब एक पॉइंट और है कि मेरे पास टॉर्क का एक और फॉर्मूला है, जरा उसको समझते हैं, ठीक है। टॉर्क का जो एक और फॉर्मूला वो क्या कहता है कि अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है विथ एक्सेलरेशन, तो आप बोल सकते हो वहां पर रोटेशनल मोशन परफॉर्म होगा, वहां पर टॉर्क लगेगा। अब इस फॉर्मूले का मतलब क्या, जरा वो समझना। आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब, इनर्शिया मतलब ये होता है अगर ये चीज यहां रुका हुआ है तो ये रुका रहना चाहता है, अगर ये चीज यहां से यहां भाग रही है तो वो क्या चाहता है कि मैं भागता ही रहूं, मैं रुकूं नहीं। तो कोई भी चीज या तो रुकी रहेगी या तो भागता रहेगा, तो उसका वो एक भागने वाला आलस होता है, एक रुकने वाला आलस होता है। तो अब पॉइंट ये है, उसी को हम बोलते हैं इनर्शिया। लेकिन यहां पर बात आ रही है मोमेंट मतलब गोल घूमने वाला इनर्शिया। मतलब अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो आलसपन है वो कैसे टाइप का आलसपन है कि भाई मैं गोल घूमते रहना चाहता हूं, मैं रुकना ही नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जीवन भर गोल ही घूमता रहूं। तो इसका ये आलस है कि बस कोई डिस्टर्ब मत करो, मैं गोल घूम रहा हूं भाई, बराबर। तो पॉइंट ये है, इसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पेशली डिपेंड करता है मास के ऊपर। जितना इसका वजन होगा उतना ही ये रोटेट करेगा। देखो
अगर मैं हल्का सा इस पर फोर्स लगाऊं तो थोड़ा सा रोटेट हुआ, लेकिन यही अगर कोई हल्का होता, इससे भी हल्की चीज होती और उसको रोटेट कराता तो फटक से रोटेट होता। बात समझे? ज्यादा उसका वजन होगा उतना स्लो घूमेगा, जितना कम वजन होगा उतना ज्यादा फास्ट गोल घूमेगा। तो वजन पे डिपेंड करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना ज्यादा होगा और कितना कम होगा, मतलब कितना फास्ट घूम सकता है कितना स्लो। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि उसकी स्पीड कितनी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल घूम रहा है तो उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है या मिनिमम स्पीड कितनी हो सकती है, ये हमें वो बताता है। क्लियर है? तो हम इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो अभी आपके टेक्स्ट बुक में ये वाला एक फॉर्मूला दिया हुआ है, अगर इसको मैं डेरिवेशन के फॉर्म में सॉल्व करूं तो जरा ये देखना क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहां पर मैंने जब आपको जो फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था, क्या वो फॉर्मूला मैं यहां पर भी अप्लाई कर सकता हूं? सिंपल सी चीज है ना। तो टॉर्क का एक और फॉर्मूला है जो मुझे पता है, सिंपल। मैं अगर इस फॉर्मूला को इससे कंपेयर करूं कि इस बार मैग्नेट का जितना वजन होगा उतना ही स्पीड से गोल घूमेगा, बराबर। अगर इसका वजन हल्का होगा तो ज्यादा रोटेट करेगा, वजन ज्यादा होगा तो कम रोटेट करेगा। तो ये हो गया आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्सेलरेशन मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये पर्टिकुलर एंगल में गोल घूमेगा, तो एंगुलर की जो स्पीड होगी वो एंगल्स में होगी ना, 90 डिग्री एंगल, 70 डिग्री, 80 डिग्री। तो ये वाला फॉर्मूला भी मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं, लेकिन देखना कि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को मैं इक्वल मान सकता हूं। और ये वाला जो फॉर्मूला यहां पर अप्लाई हुआ है ये माइनस वाला है, ठीक है। अगर क्या होगा कि मैं ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूले को कंबाइन कर दूं, ठीक है। तो सबसे पहले काम करता हूं, मैं ये जो वाला फोर्स है मैं यहां लिख देता हूं, बराबर। अब मुझे पता है यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला लगेगा। एंगुलर एक्सेलरेशन किसे बोलते हैं? हम एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं इस वाले साइन को, ठीक है। देखो नॉर्मली एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट, बराबर। लेकिन अगर इस ए के बदले अगर मैं ये लिख दूं, बराबर, और डी के बदले डी, टी के बदले टी, इस वेलोसिटी के बदले मैं लिख सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिख सकता हूं? एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं यहां पर बोलूंगा भाई डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, जिसको मैं बोल सकता हूं डब्ल्यू क्या है? एंगुलर वेलोसिटी, बराबर। ओके, अब मुझे एक और बात पता है कि वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एक्स मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो मैं यहां पर इस वेलोसिटी के बदले लिख सकता हूं एंगुलर वेलोसिटी, और डिस्प्लेसमेंट के बदले में क्या लिख सकता हूं? थीटा। थीटा का मतलब होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब यहां पर मैं इसको पुट अप कर दूंगा। W का क्या है? डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहां पे ये डी, ये टी, ये डी और ये डी टी, इस W के बदले आएगा ये वाला पार्ट, तो मैं लिख दूंगा डी थीटा अपॉन डी टी, बराबर है। अब ये डी और डी क्या हो जाएंगे? स्क्वायर, बचा सिर्फ थीटा, डी टी डी टी डी टी स्क्वायर। तो ये बन गया मेरे पास एक फॉर्मूला। आई बात समझ? ठीक है, तो ये वाले फॉर्मूले को अगर मैं इसमें पुटअप कर दूं, आई एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या आ रहा है? ये वाला पार्ट आ रहा है, तो मैं इसको यहां पर पुटअप कर दिया, बराबर। ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। सिंपल, इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, वन मोर थिंग कि अब यहां पर एक और टॉर्क है, मींस मैंने ये वाला जो टॉर्क था, चाहे मैं ये बोलूं चाहे ये वाला फॉर्मूला बोलूं, दोनों बात एक ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो मैंने ये वाला यहां पे लिखा। अब यही वाला फॉर्मूला मैंने यहां पर क्यों लिखा, इसका रीजन मैं लास्ट में समझाऊंगा वीडियो के एंड में। अब सबसे जरूरी बात यह है, ये वाला क्या था? डिफ्लेक्शन टॉर्क, बराबर। ये वाला क्या है? रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क क्या आ रहा है? माइनस एम बी साइन थीटा, माइनस एम बी
साइन थीटा। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। डन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो क्या राइट हैंड साइड को भी मैं सेम बोल सकता हूं? अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं यहां पे लिखूंगा कंपेयरिंग ऑन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को मैं कंपेयर करूं, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं कि ये वाला दोनों सेम है। तो इसका आएगा आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आ रहा है, माइनस एम बी साइन थीटा। क्लियर? ओके। अब एक चीज ध्यान में रखना, ये वाला पार्ट मैंने जितना भी आपको यहां पर समझाया हूं, ये वाला पेपर में नहीं लिखना है। ये रोटेशनल डायनामिक चैप्टर जो आपका पहला चैप्टर है 12th में, उसमें ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको बेसिक बताया हुआ है। ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने लिखा हूं, ये पेपर में लिख के नहीं आना है। पेपर में आपको सिर्फ ये वाला स्टेप भी लिख दोगे और फिर ये लिख दोगे डायरेक्ट, तो भी फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डेरिवेशन हाफ इतना ही है, इसका हाफ डेरिवेशन मैं यहां लिख के समझा देता हूं, ठीक है। ओके। अब यहां पर ध्यान से देखना, ये वाला जो लास्ट इक्वेशन मेरा आया है, इसमें मैं ये सेम चीज को वापस लिख देता हूं, आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा, साइन थीटा। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान से देखना कि मैं क्या देख रहा हूं भाई, ये वाला डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये वाला जो पार्ट है मैंने इसको यहीं रखा। उसके बाद मैं क्या करूं, ये जो आई है, इस आई को मैं लेके चले जाऊंगा यहां पर। जो चीज हम मल्टीप्लीकेशन में होती है वही चीज डिवाइड में चली जाती है। तो यहां पर माइनस एम बी साइन थीटा, ये जैसा था वैसे ही लिखा, ये जैसा था वैसे ही लिखा, सिर्फ ये वाला आई मेरा कहां चले जाएगा, इसके डिवाइड में। क्लियर है? तो ये बन गया इसका एक पूरा सेट। अब पॉइंट ये है कि यहां पर जरा ध्यान से देखना, ये जो साइन थीटा यहां लिखा हुआ है, पॉइंट यहां पर ये जिस एंगल में रोटेट होगा वो एंगल बहुत ही स्मॉल होगा। मींस जिस टाइम पे ये रुका था तो ये हल्का सा ही रोटेट हो रहा था। एक टाइम ऐसा होता ना कि गोल 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 घूमते घूमते एक टाइम पे रुक गया, और जब रुका तो ये हल्का सा बस वाइब्रेट हो रहा था जगह पे, फिर वापस उल्टे डायरेक्शन में गोल घूमने लगा। जब वो वाइब्रेट हो रहा था तो एक छोटे से एंगल में वाइब्रेट हो रहा था, स्मॉल एंगल में। तो मैं बोल सकता हूं यहां पर ये जो साइन थीटा है, इसको मैं बोल सकता हूं सिर्फ थीटा। क्या बोल सकता हूं? मैं लिख देता हूं वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है? तो साइन थीटा को मैं सिर्फ थीटा भी लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम बी अपॉन आई। साइन थीटा के बदले क्या आएगा? सिर्फ थीटा आएगा। तो यहां पे लिख दिया सिर्फ थीटा। क्लियर? ओके। इसके बाद मैं क्या देख रहा हूं कि ये वाला पार्ट जिसको मैं इक्वेशन 3 बोल सकता हूं, यहां तक तुम्हारा डेरिवेशन होता है कंप्लीट, डन। लेकिन अब इसमें तुमसे बोर्ड एग्जाम में एक दूसरा सवाल पूछा जा सकता है। क्या तुम यहां पर टाइम पीरियड पता कर सकते हो? क्या यहां पर तुम एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्रिएट करके बता सकते हो? अगर ऐसा क्वेश्चन तुमको बोर्ड एग्जाम में पूछ रहा है तो तुमको इस स्टेप के आगे भी तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। मींस तुम बोल सकते हो कि इसमें एक केस है, उस एक केस को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है? तो एक काम करता हूं, ये वाला रफ कर देता हूं। ओके। अब जरा यहां पर ध्यान से समझना, ये वाला जो इक्वेशन है, ठीक है, इस इक्वेशन में इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड कौन सा फॉर्मूला बता रहा है तुम्हें? मैंने एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला बोला था, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो मैं बोल सकता हूं ये क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या है? यहां पर थीटा। थीटा मैंने क्या बोला था तुमको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है? अब कोई चीज अगर मुझे खसकाना है तो मैं सीधा खसका सकता हूं, लेकिन अगर वो कोई चीज गोल घूम रही है तो ये यहां से यहां तक रोटेट, जगह चेंज किया है, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन कैसे ट्रेवल करा है? एक पर्टिकुलर एंगल में, इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखना। अब पॉइंट ये, यहां पर ये जो m है, भाई किसी भी मैग्नेट का जो
मैग्नेटिक डायपोल होता है, मैग्नेट कितना स्ट्रांग है कितना स्ट्रांग नहीं है। अगर यहाँ पर जो बार मैग्नेट मैंने इस्तेमाल किया हो उसका मैग्नेटिक डायपोल कांस्टेंट होगा, कभी चेंज नहीं होने वाला। मैग्नेटिक फील्ड, इस बार मैग्नेट से मैं इस पे जितना फोर्स लगा रहा हूं वो भी कभी चेंज होने वाला नहीं है, और इस बार मैग्नेट का खुद का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कभी नहीं चेंज होने वाला है। आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मींस उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है, जो वजन है, और उस वजन के अकॉर्डिंग वो जितना गोल घूम रहा है, जिस स्पीड से गोल घूम रहा है, वो भी कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो मींस यहां पर ये पूरा ब्रैकेट मैं बोल सकता हूं क्या है, कांस्टेंट। क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, एक भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब बात इतनी है कि अगर मैं सिंपल तुमको ये बोलूं कि ये वाला जो इक्वेशन 3 है ये किसी एक डेरिवेशन के फॉर्मूले से मैच हो रहा है। एक इक्वेशन है जो कि रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर में हमने पढ़ा है। कौन सा है वो इक्वेशन, वो है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम पता क्या है, इस इक्वेशन का नाम है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये वाला मैच हो रहा है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन से। ये जो इक्वेशन पता है, इस इक्वेशन को मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज एन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और ये वाला हूबहू मैच कर रहा है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन के साथ ये वाला इक्वेशन मैच कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को कंपेयर करूं तो मैं बोल सकता हूं कि ये लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड ओके सेम है। राइट हैंड साइड में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है कि सर्कल में कितना ये शिफ्ट हो रहा है, और यहां पर ये एक्स क्या बात कर रहा है कि सीधे रास्ते पे कितना शिफ्ट होगा, कितना आगे जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। लेकिन यहां पर ओमेगा स्क्वायर है और यहां पर ये वाला पार्ट, मुझे इस पे ध्यान देना है, ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट पे मुझे ध्यान देना है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि अगर मैं ये और ये पार्ट को कंपेयर करूं तो मैं देख सकता हूं यहां पर मिल रहा है मुझे ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम बी अपॉन आई। क्लियर है, अब मैं इसको कैसे कर सकता हूं, ये जो ओमेगा स्क्वायर है अगर मैं इस पे ले लूं स्क्वायर रूट और इस पे भी ले लूं स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में कैंसिल होता है। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो बचेगा क्या, सिर्फ ओमेगा बचा। इस ओमेगा को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सिंबल का नाम है ओमेगा, लेकिन वो सिंबल जहां इस्तेमाल होता है उस समय इसको हम बुलाते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन आई। ठीक है, ये बन गया एक नया इक्वेशन जिसको मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 5। ओके, अब मैं अगर तुमसे बोलूं टाइम पीरियड का, अगर मैं कोई तुमको फॉर्मूला देखने बोलूं टाइम पीरियड, तो क्या तुम बता सकते हो कि कितने टाइम में ये एक चक्कर पूरा करता है। एक चक्कर का मतलब एक वन ऑसिलेशन, एक राउंड कंप्लीट करने को बोलते हैं वन ऑसिलेशन, 2 राउंड कंप्लीट करने को कहेंगे 2 ऑसिलेशन। सिमिलरली बाकी ऑसिलेशन के लिए भी हम सेम कहेंगे। तो एक पूरा ऑसिलेशन, एक राउंड, वो कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है, क्या वो टाइम पीरियड में पता कर सकता हूं। तो उसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, टाइम पीरियड, जिसको मैं बोल सकता हूं टी बराबर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, 2 पाई अपॉन ओमेगा। क्या बोलता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब यहां पर देखना ओमेगा का मुझे क्या मिला था, एम बी अपॉन आई। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं इसको टी 2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई। क्लियर, यहां पर ये डिवाइड वाली लाइन दी तो मैंने यहां पर भी डिवाइड वाला लाइन खींचा हूं, ठीक उसके नीचे लिखा हूं मैंने सेम। अब मैं तुमको सिंपल सा एक ट्रिक सिखाता हूं, वो ट्रिक हमेशा ध्यान में रखना। हमारे पास ये जो 2 उंगली है इस पे ध्यान देना, कभी भी इसको डिनोमिनेटर के नीचे रखो। तो ये जो डिनोमिनेटर में जो नीचे लिखा हुआ है डिवाइड के, ये वाले को अगर तुम ऐसा रखोगे, 2 उंगली को ऐसा जाके
रख दो, फिर इसको उठा के यहां रखो और उल्टा कर दो, ये जो यहां पर आएगा यहां पर हो जाएगा उल्टा। ये ट्रिक है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये t इक्वल टू 2 पाई, ये वाला यहां पर जाके हो जाएगा उल्टा, तो i चले जाएगा ऊपर, m भी आ जाएगा नीचे, और ये अंडर रूट करेगा अंडर रूट। क्लियर है? ओके। अब उसके बाद मैं क्या देख रहा हूं कि यहां पर मेरा एक फॉर्मूला रेडी हो गया टाइम पीरियड का। अब इस फॉर्मूले से मैं पता कर सकता हूं कि एक चक्कर पूरा, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए किसी भी बार मैग्नेट को टोटल कितना टाइम लगता है, किसी भी बार मैग्नेट के लिए। अब बार मैग्नेट का वेट ज्यादा हो, चाहे इससे बड़ा बार मैग्नेट हो या इससे छोटा बार मैग्नेट हो, इस फॉर्मूले के थ्रू मैं सारी चीजें पता कर सकता हूं। क्लियर? ओके। कि इस इक्वेशन को किसी दूसरे फॉर्मूले के साथ कंपेयर किया जा रहा है ताकि यहां पर एक नया डेरिवेशन क्रिएट हो सके। उस नए डेरिवेशन के क्रिएट करने की वजह से ही मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल पा रहा हूं। तो बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी डेरिवेशन कितने बार पूछा हुआ है, मैं भी वापस पूछ सकता है, तो उसको वापस से अच्छे से पढ़ लो। ठीक है क्या?